नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर वापसी। घर के कोने कोने से हल्दी, मेहंदी और इत्र की मिली जुली खुशबू आ रही थी। खुले आंगन में महिलाएं बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। दुल्हे की माँ पारंपरिक लाल साड़ी में ढोलक पर थाप दे रही थी। तभी दुल्हे की भाभी उत्साह पूर्वक उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अरे जोर से गाओ, मोहल्ले वालों को भी तो पता तो चले, हमारे देवर जी की शादी हो रही है। लाखों में एक है हमारी देवरानी। चारों ओर हंसी गूंज उठी। उधर दूल्हे का बड़ा भाई अशोक पूरे घर में इधर से उधर दौड़ता फिर रहा था। कभी हलवाई को मिठाई के ऑर्डर का हिसाब दे रहा था, तो कभी पंडित जी से रस्मों का समय पूछ रहा था। शादी की सारी रस्में हल्दी से लेकर फेरे तक बड़े ही धूमधाम से हुई और घर की चौखट पर नई दुल्हनिया ने कदम रखा। सुबह के 7 बजे का वक्त था। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अंदर कमरे में नई नवेली दुल्हन विनीता चादर में मुंह छुपाए सो रही थी। विनीता, उठो, जल्दी करो, सुबह के 7 बज चुके हैं। सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। विनीता, विनय ने धीरे से कहा, लेकिन कोई असर नहीं। अरे विनीता, सुन रही हो या नहीं? माँ ने कहा था आज बहुत सी रस्में करनी है। यह कहते हुए विनय ने उसका कंधा हल्के से हिलाया। नींद में गुम विनीता ने आंखें आधी खोली और बड़बड़ाई, क्या है विनय, मुझे सोने दो, बहुत थक गई हूँ। विनय ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और खुद तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया तो भाभी अलका मुस्कुराते हुए बोली, हमारी देवरानी तैयार हुई या नहीं? मीठा बनाने की रस्म करनी है। विनय ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी, शायद थकान ज्यादा हो गई है उसे, अभी उठी नहीं है। बाहर मेहमान आ चुके थे, नाश्ता परोसा जा रहा था और सबको नई दुल्हन के आने का इंतजार था। लेकिन विनीता को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार दोपहर के 12 बजे जब सबका सब्र जवाब देने को था, विनीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सिर पर पल्लू था, लेकिन वह हाव भाव में उत्साह की जगह थकान और बोरियत साफ दिख रही थी। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, चलो हलवा बनाओ, पहली रसोई है, मीठा तो तुम्हारे हाथों से ही बनेगा। लेकिन विनीता ने बिना लाग लपेट के साफ कह दिया, मुझे नहीं आता हलवा बनाना। सास के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन बड़ी बहू अलका ने माहौल संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, तुम बस कड़छी घुमा देना, रस्म तो पूरी हो जाएगी। विनीता ने अनमने ढंग से कड़छी पकड़ी और 2 बार कढ़ाई में घुमाकर किनारे हो गई। हलवा आखिर भाभी अलका ने ही पूरा बनाया। भाभी ने हलवा पकाया, सबने तारीफ की, लेकिन विनीता जैसे वहां होते हुए भी वहां नहीं थी। रिश्तेदारों की हंसी मजाक के बीच वह खामोशी से बैठी थी। अगली रस्म थी संदूक पेटी खोलने की। मामी सास ने पेटी खुलवाते हुए कहा, बहू रानी, सबसे पहले अपनी जेठानी के लिए एक साड़ी निकाल दो, यही हमारी परंपरा है। लेकिन विनीता ने झटपट पेटी की ओर बढ़ते हाथ को रोक दिया और तपाक से बोली, नहीं नहीं, ये तो मेरी ब्रांडेड साड़ियां हैं, सब मेरी पसंद की हैं, इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं देने वाली। विनय, जो पास ही खड़ा था, ने झट से माहौल संभालने की कोशिश की, अरे विनीता, मजाक कर रही है ना विनीता? मगर विनीता ने कंधे उचकाए और कहा, मजाक क्यों? मैंने सच कहा, ये मेरी साड़ियां हैं। आसपास खड़े सब लोग हैरान रह गए। अलका की मुस्कान फीकी पड़ गई। मेहमानों की फुसफुसाहटें तेज हो गई। अरे, बहू है या महारानी? ससुराल में कोई ऐसे बोलता है क्या? विनय कुछ कहने ही वाला था कि मामी ने पास आकर माहौल संभाला। अरे कोई बात नहीं, नई है, सीख जाएगी, इसे रस्म रिवाज मालूम होंगे ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। शादी के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा, सिवाय विनीता के व्यवहार के। वो ना तो उस घर को अपनाने को तैयार थी, ना ही घर के लोगों को। शुरुआत में सब ने सोचा नई है, एडजस्ट होने में समय लगता है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन 3 महीने बीत गए और विनीता वही की वही रही। विनय, जो पहले दिल्ली में नौकरी करता था, ने शादी के बाद खुद का ट्रांसफर इसी शहर में करवा लिया था, ताकि पत्नी और परिवार
दोनों को समय दे सके। लेकिन विनय के इस फैसले ने विनीता की कल्पनाओं को झटका दे दिया। विनीता को यही लगा था कि शादी के बाद वह दिल्ली में विनय के साथ अलग फ्लैट में रहेगी, मॉडर्न लाइफ जिएगी, सुबह कॉफी मग लेकर बालकनी में खड़ी होगी और शाम में मॉल की चमचमाती रोशनी में बिताएगी। लेकिन जॉइंट फैमिली, एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग, इतनी सारी रस्में, इतने नियम, मैं यहाँ कैद होकर नहीं रह सकती। वह अक्सर खुद से बुदबुदाती। ना उसे रसोई में दिलचस्पी थी, ना ही घर के किसी काम में। सुबह 10 बजे तक भी अगर कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटा देता तो वह चिढ़कर कहती, उफ, लोग अपनी लाइफ में दूसरों को थोड़ा स्पेस क्यों नहीं देते। भाभी अलका सुबह सुबह उठकर तैयार होकर रसोई में पहुंचती। सासू माँ शांति देवी भी उसका हाथ बटाती। बच्चों के टिफिन से लेकर सासू माँ की दवाइयों तक हर काम में उनका एक रूटीन, एक संतुलन था। लेकिन विनीता सुबह उठती तो मोबाइल लेकर बैठ जाती, कभी व्हाट्सएप तो कभी इंस्टा स्टोरीज में उलझी रहती। दिन में घंटों फोन पर सहेलियों से गपशप, और अगर कुछ और नहीं तो टीवी का रिमोट थाम कर डेली सोप में खो जाती। एक दिन विनीता हाथों में 4 बड़े बड़े शॉपिंग बैग लेकर घर में घुसी। ब्रांडेड कपड़ों से भरे बैग उठाए, चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान लिए वो अपने कमरे में जाने लगी तो शांति देवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, बहू, इतने कपड़े तो तुम्हारे पास पहले से पड़े हैं, अब तो रखने की भी जगह नहीं होगी, फिर क्यों इतना खर्च करती हो। विनीता ने जरा भी झिझके बिना कहा, माँ जी, मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ, आपको क्यों तकलीफ होती है। और कपड़ों का क्या है, फैशन रोज बदलता है, मुझे नए फैशन के कपड़ों की जरूरत थी तो मैंने खरीद लिए। शांति देवी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। बहू, जरूरत और दिखावे में फर्क होता है। आए दिन तुम ढेरों कपड़े खरीद कर ले आती हो, सिर्फ दिखावे के लिए। मैंने अलका बहू को भी यही समझाया था कि पैसा जरूरत के हिसाब से खर्च किया जाना चाहिए, और उसने हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखा है। यही बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बस इतना सुनना था कि विनीता जैसे फट पड़ी। जब आज तक मुझे मेरे मायके वालों ने नहीं टोका तो आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली। उसकी आवाज अब तीखी हो चुकी थी। बात सुनते ही पास खड़ी अलका झट बीच में आ गई। उसकी कोशिश थी कि बात संभल जाए, लेकिन विनीता की आंखों में अब तूफान था। नहीं विनीता, ऐसा नहीं कहते। माँ जी जो भी कहती हैं हमारे भले के लिए कहती हैं। उनका अनुभव, उनकी नजर दोनों हमसे कहीं आगे हैं। लेकिन अब विनीता की जुबान पर कोई लगाम नहीं थी। वो एकदम पलटी और सीधा अलका पर ही भड़क गई। हाँ हाँ, आप तो हैं ही माँ जी की चहेती, हर बार आपकी ही मिसाल दी जाती है। आपको सब आता है, सब समझ है, और मुझे तो बिल्कुल अक्ल है ही नहीं। मैं जानती हूँ आप ही सब सिखाती है माँ जी को, आप ही उनके कान मेरे खिलाफ भर देती हैं, तभी तो हर बात पर मुझे ही टोकती हैं। विनीता गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद करते हुए पूरे आंगन में सन्नाटा फैल गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। विनय घर लौट आया था। जैसे ही उसने माँ और भाभी के चेहरे की ओर देखा, कुछ तो वो समझ गया था। बिना कुछ पूछे वह सीधे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही विनीता ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। हर बार मुझे टोका जाता है इस घर में। जरा सा कुछ पहन लिया, कुछ खरीद लिया तो घर सर पे उठा लेते हैं सब। मेरी खुद की मर्जी कोई मायने ही नहीं रखती। विनय ने संयम से उसकी पूरी बात सुनी, फिर बहुत ही शांत और ठहरे हुए स्वर में बोला, विनीता, माँ ने जो कहा वह गलत नहीं था। उन्होंने बस ये कहा कि पैसे की कदर करो। अगर बड़े किसी बात पर समझा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। अलका भाभी को देखो, उन्हें 10 साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन उन्होंने कभी बेवजह खर्च नहीं किया, हमेशा घर को ध्यान में रखकर फैसले लिए। विनीता अब तक अपने गुस्से के सागर में डूबी हुई थी, लेकिन अब उसका पारा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चीखते हुए कहा, बस
यही सुनने को बाकी था। जब देखो भाभी भाभी, अलका भाभी ये, अलका भाभी वो। मैं थक गई हूँ विनय। हर बार मुझे भाभी से क्यों कंपेयर किया जाता है? मैं वैसी नहीं हूँ, न बनूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, इस घर की गुलामी नहीं। विनय स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज ऊंची हो चुकी थी, पर विनय अब शांत था। उसे मालूम था कि यदि अब कुछ कहेगा तो बहस झगड़े का रूप धारण कर लेगी। एक सप्ताह बीता। एक दिन शांति देवी ने छोटी बहू को आवाज लगाई, विनीता बहू इधर आओ जरा। विनीता कमरे से बाहर आई, बाल खुले हुए, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट। शांति देवी ने उसके पास आते ही नरम लहजे में कहा, बेटा, आज अशोक और विनय के चाचा जी आ रहे हैं। अपने पूरे परिवार के साथ खाना तैयार करना है। अलका बहू अकेली है रसोई में, जरा उसका हाथ बटा दो। तुम दोनों मिलकर जल्दी निपटा लोगी काम। विनीता ने बिना कुछ कहे बस एक तीखी निगाह डाली और फिर मुंह बनाते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। विनीता अब पूरी तरह तैयार थी। नीले रंग की डिजाइनर ड्रेस, हाई हील्स और ब्रांडेड परफ्यूम की तेज खुशबू उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली। शांति देवी, जो अभी तक आंगन में बैठी थी, उसे देखते ही चौंकी। अरे बहू, ये क्या? तुम कहीं जा रही हो क्या? अभी तो मेहमान बस आते ही होंगे। विनीता ने बिना थमे चलते चलते जवाब दिया, हाँ माँ जी, आज मेरी किटी पार्टी है। पहले से प्लान है, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे पर, शांति देवी के शब्द आधे मुंह में ही रह गए। विनीता ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो दरवाजा बंद करके निकल गई। जब सभी मेहमान चले गए, तभी विनीता घर लौटी, सजी धजी, चेहरे पर किट्टी पार्टी की ताजगी लिए। वह आंगन में दाखिल हुई। विनय, जो आज जल्दी ऑफिस से लौट आया था, ने उसे देखते ही सख्त लहजे में पूछा, विनीता, ये क्या है? घर में मेहमान आए थे और तुम कहाँ गायब थी? विनीता ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरी किटी पार्टी थी, मुझे जाना था। और वैसे भी मेहमानों को बुलाने से पहले मुझसे तो पूछा नहीं गया। विनय का गुस्सा भड़क उठा। विनीता, ये तुम्हारा भी घर है, कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं तुम्हारी? माँ और भाभी दिन भर रसोई में खटती रही और तुम किटी पार्टी में? विनीता ने पलटकर तीखा जवाब दिया, हाँ तो मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी। थक चुकी हूँ मैं इस रोज रोज की टोका टाकी से। आज तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो विनय, मैं इस घर में अब और नहीं रहूंगी। या तो तुम अलग घर लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो विनय बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? तो रहो फिर, शौक से रहो अपने इस परिवार के साथ। कहते हुए विनीता अपने कपड़े पैक करने लगी। उसी समय अशोक, विनय का बड़ा भाई, उसे एक तरफ ले गया और शांति से उसे समझाया, देख विनय, गुस्से में कुछ मत बोल। अगर विनीता को इस घर में रहना मुश्किल लग रहा है तो शायद तुम्हें अलग रहने के बारे में सोचना चाहिए। झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। विनय ने भाई की ओर देखा। उसका मन उलझन में था। भैया, मगर माँ और आप सब, मैं कैसे? अशोक ने शांत स्वर में कहा, माँ को मैं समझा लूंगा। तू विनीता से बात कर शांति से। रिश्ता पत्नी से भी निभाना है और परिवार से भी। मगर ये रोज की तकरार में तू ही पिसता चला जाएगा। अगर विनीता इस घर में खुश नहीं है तो तुम दोनों अलग रहो। वो चैन से रहेगी और तू भी सुकून से जी पाएगा। विनय का दिल भारी था। माँ की ममता, भैया का साथ, माँ समान भाभी का प्यार, इस घर की मिट्टी, यह सब छोड़ना उसे असहनीय लगता था। मगर शांति देवी ने भी आंखों में उदासी लिए कहा, बेटा, विनीता की खुशी का ख्याल रख, हम तो हमेशा तेरे साथ हैं। बड़े भाई और माँ के समझाने पर विनय ने विनीता के साथ अलग घर ले लिया, लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करता था। तो दूसरी ओर विनीता अब पूरी तरह आजाद थी। उसकी जिंदगी अब उसी लय में बह रही थी जैसे वह चाहती थी, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी जिम्मेदारी के। न सुबह जल्दी उठने की चिंता, न रिश्तों का बंधन। वह सुबह देर से उठती, दिन भर सहेलियों से फोन पर बतियाती,
या मार्केट से ब्रांडेड कपड़े खरीद लाती। उसका चेहरा खुशी से चमकता, जैसे वह किसी पिंजरे से छूट गई हो। मगर इस आजादी की कीमत क्या थी, ये शायद उसे अभी नहीं पता था। साल भर होने को आया था। विनीता कभी ससुराल नहीं लौटी, न शांति देवी से मिलने, न अशोक और अलका से। उसके लिए वो लोग अपने थे ही नहीं। दूसरी ओर विनय हर हफ्ते माँ, भैया और भाभी से मिलने जाता। उनके साथ चाय की चुस्कियां, पुरानी बातें, ये पल उसे सुकून देते। मगर हर बार घर लौटते वक्त विनीता की बेपरवाही उसे चुभती। एक शाम विनय ने घर लौटकर विनीता से कहा, कल माँ, भैया और भाभी हमसे मिलने आ रहे हैं। विनीता, जो सोफे पर बैठी मैगजीन पलट रही थी, ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, ठीक है, अगर वो लोग आ रहे हैं तो मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी। तुम मिल लेना अपनी माँ और भैया भाभी से। विनय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विनीता, ये क्या बात है? वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं और तुम मायके जाने की बात कर रही हो? विनीता ने मैगजीन पटकी और तल्खी से बोली, हाँ तो मुझे उनसे क्या मतलब? मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमने अलग घर लिया, फिर भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। विनय ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, मगर विनीता टस से मस न हुई। नहीं विनय, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ। उसने बात खत्म की और कमरे में चली गई। अगली सुबह विनय ने फिर कोशिश की, मगर विनीता ने बैग उठाया और मायके के लिए निकल गई। विनय अकेला रह गया। नया घर खाली खाली सा लग रहा था। उसने सोचा, माँ, भैया और भाभी आएंगे और विनीता यहाँ होंगी ही नहीं। मन भारी हुआ। आखिरकार उसने घर को ताला लगाया और खुद ही माँ के पास चला गया। वहां आंगन में शांति देवी बैठी थी और अलका भाभी रसोई में खाना बना रही थी। विनय को अकेले देखते ही सब समझ गए कि क्या बात हुई होगी, मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा ताकि उसे शर्मिंदगी न महसूस हो। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा विनय, कितने दिन बाद आया है। आज एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। शांति देवी ने भी प्यार से बुलाया, बेटा आ बैठ, अलका ने तेरे लिए पराठे बनाए हैं। विनय ने बहुत दिनों बाद अलका के हाथ का खाना खाया। गर्मा गर्म पराठे, दाल की खुशबू और माँ की प्यार भरी बातें, ये सब उसे पुराने दिनों की याद दिला गया, जब ये घर उसका आशियाना था। मगर वह चुप रहा, बस हल्की मुस्कान के साथ बातों में शामिल होता रहा। शाम को विनय अपने घर लौटा। विनीता भी मायके से वापस आ चुकी थी। वह सोफे पर बैठी फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। विनय ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक तरफ विनीता की आजादी की चाह, दूसरी तरफ परिवार का प्यार। वह इन दोनों के बीच फंस गया था। उसका मन चीख रहा था, मगर होठ खामोश थे। अब 4 साल बीत चुके थे जब विनय और विनीता ने ससुराल की चौखट छोड़कर अपना अलग आशियाना बसाया था। आज विनय तौलिया कंधे पर रखे बाल झाड़ते हुए बाहर आया। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। विनीता बगल से गुजरी, लेकिन फोन को हाथ तक नहीं लगाया। विनय ने पूछा, क्या बात है, फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? कहते हुए विनय ने मोबाइल उठाया तो गुस्से से बोल उठा, अच्छा, अलका भाभी का फोन है, इसलिए नहीं उठा रही थी तुम? लेकिन फोन उठाते ही जो सुना, उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या? भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भैया को क्या हुआ? अरे आप घबराइए मत, मैं आता हूँ। मैं बस अभी आता हूँ, आप चिंता मत करो। विनय का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हड़बड़ाते हुए उसने फोन रखा, विनीता की ओर देखा और गुस्से से बोला, भैया की तबीयत खराब है, इसलिए भाभी फोन कर रही थी। विनीता ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैं क्या करूं? तुम जाओ ना, देखो जाओ। उसकी आवाज में न लिहाज था, न परवाह। विनय ने कुछ नहीं कहा। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और घर से निकल गया। वह सीधे अपने पुराने घर पहुंचा, जहां अलका भाभी घबराई हुई खड़ी थी। विनय, तेरे भैया को सीने में तेज दर्द हो रहा है,
अलका की आवाज कांप रही थी। विनय ने भाई को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो कहा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। हार्ट अटैक है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। विनय के बिना वक्त गंवाए पैसों का इंतजाम किया। शाम तक ऑपरेशन हो गया और अशोक की हालत स्थिर थी, मगर विनय का मन बेचैन था। न दिल को चैन था, न दिमाग को शांति। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे विनय की नजरें अपने भाई पर टिकी थी। भाभी अशोक भैया के बेड के पास चुपचाप बैठी थी। विनय ने सोचा, घर पर माँ अकेली होंगी, बच्चे भी। शांति जी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। क्या पता बच्चों ने समय से खाना भी खाया होगा या नहीं। उसने अलका से कहा, भाभी आप भैया का ख्याल रखिए, मैं घर होकर आता हूँ। विनय सीधा अपने पुराने घर पहुंचा। शांति जी बच्चों के पास बैठी थी, चेहरा उदास था। विनय को देखते ही शांति जी ने कहा, बेटा अशोक ठीक है ना? हाँ माँ, ऑपरेशन हो गया, भैया अब ठीक है। विनय ने माँ का हाथ पकड़ा। आपने खाना खाया? शांति जी ने हल्के से सिर हिलाया, मगर उनके चेहरे से स्पष्ट था कि उन्होंने भैया के अस्पताल जाने के बाद पानी तक भी नहीं पिया था। विनय ने बाहर से खाना मंगवाया, माँ और बच्चों को खाना खिलाया, माँ को दवा दी और फिर अपने घर लौट गया। शाम हो रही थी। विनय अस्पताल से घर लौटा, चेहरा थकान और चिंता से भरा। उसने विनीता को सोफे पर बैठे टीवी देखते पाया। वह रुका और बोला, विनीता जल्दी चलो, भैया का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, भाभी अस्पताल में अकेली है। विनीता ने रिमोट रखा और बेपरवाही से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो भाभी है ना, वो मैनेज कर लेंगी, हमें क्या। विनय की आंखों में आग भड़क उठी। आज वह विनीता के नखरे सहने के मूड में नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, विनीता चुपचाप तैयार हो, घर पर माँ अकेली है, बच्चे परेशान हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, तुम चलकर घर संभालो, मुझे अस्पताल में भैया का ख्याल रखना है। विनीता ने तंज कसते हुए कहा, अरे वाह, बच्चे उनके, परेशानी उनकी, तो मैं क्यों जाऊं? और तुम्हें भी क्या जरूरत है वहां जाने की, वो खुद देखे। विनय ने हैरानी और गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या जरूरत है? वो मेरा परिवार है विनीता, मेरे भैया जिन्होंने बचपन से मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा, भाभी जिन्होंने 10 साल तक मुझे माँ की तरह दुलार दिया, मेरी हर परेशानी में भैया भाभी ने मुझे संभाला, और मेरी माँ जो आज भी मेरे लिए रात दिन दुआ करती हैं। तुम मेरी जिंदगी में 4 साल से हो, मगर वो लोग मेरे साथ मेरे जन्म से हैं। तुम कह रही हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? मैंने तेरी खुशी के लिए परिवार से दूरी बनाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनसे नाता टूट गया। वो मेरा परिवार है और उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। विनीता ने भौहें सिकोड़ी, तो फिर मैं कौन हूँ? विनय ने एक पल रुककर उसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोला, विनीता मेरे पास अब बहस का वक्त नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया, अब करना या न करना तुम्हारी मर्जी। मगर सुन लो, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली, अपनी चालाकी या नखरे दिखाए, तो कल जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो या नहीं? विनीता ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मगर फिर लगा कि बात कहीं बिगड़ ही ना जाए। उसने अनमने ढंग से कहा, ठीक है चलो। विनय ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे कैसे, बैग पैक करो अपना। तुम्हें क्या लगता है बस जाकर मिलकर वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज से हम वहीं रहने वाले हैं, हमेशा के लिए। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। वो तो शुक्र है भगवान का कि भैया की तबीयत संभल गई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अभी कपड़े पैक करो, बाद में बाकी सामान ले जाएंगे। तुम्हें पूरा घर संभालना है, माँ की, बच्चों की, सबकी देखभाल करनी है, और वो भी पूरे सलीके के साथ। विनीता ने चौंक कर उसकी ओर देखा, क्या बकवास है ये? मैं अपना घर छोड़कर उस जेल में नहीं जाऊंगी। मेरा वहां किसी से कोई रिश्ता नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा।
विनय का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह गर्जा, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। विनीता ने बेशर्मी से पलटकर कहा, करेगी मेरी जुत्ती। बस। ये सुनते ही विनय का गुस्सा फट पड़ा। चटाक एक जोरदार तमाचा विनीता के गाल पर पड़ा। उसका सिर घूम गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। विनय ने ठंडे मगर कठोर लहजे में जवाब दिया, हाँ, मेरी इतनी हिम्मत। 4 साल से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ विनीता। हर बार तूने मेरे परिवार को ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया। अब और नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही है या नहीं? विनीता ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कहा सो कहा। उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। विनय ने गहरी सांस ली। उसने अलमारी खोली, अपने कपड़े बैग में ठूंसे और बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, कल तक तलाक के कागज तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। विनीता स्तब्ध रह गई। विनय के शब्द विनीता के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विनय, जो उसकी हर कटुता, हर तकरार को सह जाता था, एक दिन यूं भी जवाब दे सकता है। वो पत्थर बनकर वहीं खड़ी रही, जबकि विनय बैग उठाकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो जैसे उसकी सांसें भी थम गई। उसे यकीन था कि विनय हर बार की तरह चुपचाप सुन लेगा, उसकी मनमानी को बर्दाश्त कर लेगा। मगर आज विनय की आंखों में जो आग थी, उसने विनीता के दिल को झकझोर दिया। विनीता की बेपरवाही आज उसी पर भारी पड़ गई थी। विनय गाड़ी लेकर जा चुका था और घर में सन्नाटा पसरा था। विनीता अकेले खड़ी थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उधर विनय ने घर पहुंचकर जब अपने कपड़े घर पर रखे और माँ ने उसका बैग देखा, शांति जी की आंखों में सवाल तैर गए। बेटा, ये बैग किसका है? विनय ने भारी स्वर में कहा, माँ, ये मेरे कपड़े हैं। आज से मैं यहीं रहूंगा। शांति जी स्तब्ध रह गई। और विनीता? मुझे नहीं पता, विनय ने बिना भाव के कहा। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब और समझौता नहीं कर सकता। ये कहकर वो सीधे अस्पताल निकल गया। उसके जाने के बाद शांति जी की चिंता और बढ़ गई। सुबह का वक्त था। विनय घर लौटा ताकि माँ और बच्चों के खाने का इंतजाम देख सके, मगर आंगन में कदम रखते ही वह ठिठक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रसोई में मसालों की खुशबू आ रही थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बच्चे टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और शांति जी मुस्कुरा रही थी। और रसोई में कौन थी? साड़ी का पल्लू कमर में खोसा, बाल बंधे हुए एक औरत गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी। तेजी से तवे पर चपचपाती घुमा रही थी, जैसे कोई कुशल गृहिणी हो। कमरे में गया तो देखा एक बैग रखा हुआ था। तभी बच्चों की आवाज आई, चाची पानी दो ना। अभी लाई। अंदर से आवाज आई, मम्मी जी, थोड़ा नमक कम है ना, मैं ऊपर से डाल दूं? विनीता, खुद से ही कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। क्या ये विनीता थी? लेकिन कैसे, कब? क्या ये वही विनीता थी? वही जिसने इस घर की देहरी को जेल कहा था? वही जिसने 4 साल तक इस परिवार को ठुकराया था? विनय का मन सवालों के तूफान में डूबा था। यह सपना था या सच, या फिर कोई चमत्कार? विनय समझ नहीं पा रहा था। दरअसल हुआ ये था कि जब विनय गुस्से में घर से निकला था, उस समय विनीता बिल्कुल अकेली रह गई थी। कल तलाक के कागज तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। विनय के मुंह से निकले ये शब्द विनीता के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थे। उसका अहंकार, उसकी बेपरवाही, सब कुछ उस पल में खोखला लग रहा था। उसने सोचा, अगर विनय सचमुच तलाक के कागज भेज देगा तो वह कहाँ जाएगी? उसकी आजादी, जिसे उसने इतने जतन से सजोया था, अब उसे एक खाली पिंजरे सी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो झुकना नहीं चाहती थी। उसने फोन उठाया और अपने मायके में कॉल लगाया। हमेशा उसकी माँ फोन उठाती थी, मगर आज उसकी भाभी की आवाज आई। हाँ दीदी, बोलो। भाभी की आवाज में हल्की सी थकान थी। माँ कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, विनीता ने बेचैनी से कहा। माँ जी तो घर पर नहीं है, उसकी भाभी ने कहा। तो भैया से बात करा दो, विनीता झट से बोली। तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे भैया उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, भाभी ने जवाब दिया।
और फिर बोली, मगर दीदी कुछ हुआ क्या? भाभी की आवाज में चिंता थी। विनीता का गुस्सा उबाल मारने लगा। हाँ भाभी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। विनय को मेरी कदर ही नहीं, बस अपने भाई भाभी की ही चिंता है। मैं तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। अब डाइवोर्स की धमकी दे रहे हैं। भैया से बोलो मुझे लेने आए। मैं मायके आ रही हूँ हमेशा के लिए। एक पल की खामोशी के बाद भाभी ने ठंडे लहजे में कहा, दीदी, हमारे घर में पहले ही ढेर सारी परेशानियां हैं। माँ की तबीयत खराब रहती है, बिजनेस में भी परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी है। हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। तुम खुशी से 2-4 दिन के लिए आना चाहो तो स्वागत है तुम्हारा, मगर हमेशा के लिए यहाँ आकर हमारे सर पर बोझ बनकर बैठने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपना घर संभालो और हम अपना। जब तुम्हारे भैया आएंगे मैं बात करूंगी। इतना कहकर फोन कट गया। विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आजादी, उसका अहंकार, सब कुछ उस पल में चूर चूर हो गया। उसने सोचा था विनय को छोड़ दिया तो क्या उसके पीछे एक घर है, माँ है, भाई है, मायका है। लेकिन हकीकत ने उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी को आईना दिखा दिया था। वो मायका अब भी था, लेकिन उसकी जगह अब वहां नहीं रही थी। उसने हमेशा मायके को अपना ठिकाना माना था, मगर आज वहां भी उसे बोझ कहा गया। ससुराल को उसने खुद ठुकराया था और अब मायके ने भी उसे दरकिनार कर दिया। वह अकेली थी, पूरी तरह अकेली। कुछ देर बाद उसकी माँ का फोन आया। विनीता, तूने क्या कर दिया? माँ की आवाज में दुख था। जिंदगी तन्हाई में नहीं चलती बेटी, जो हुआ सो हुआ, मगर अब वक्त है कि तू अपने घर को संभाले। अब समझदारी से काम ले। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटी, बीमार भी रहती हूँ, न जाने कब बुलावा आ जाए। बस एक बात का ध्यान रखना, माँ बाप के बाद अगर कोई एक लड़की का साथ देता है तो वह उसका पति है, भाई भाभी नहीं। हर कोई अपने परिवार में मस्त है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता। ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है तेरे लिए। अब विनय जैसा कहता है तू वैसा ही कर। विनीता की आंखें नम हो गई। उसकी माँ की बातें उसके दिल को चीर गई। रात भर वो जागती रही। उसने अपनी जिंदगी को फिर से देखा। 4 साल की आजादी ने उसे क्या दिया? एक खाली घर, एक टूटता रिश्ता और एक ऐसा मन जो अब सिर्फ पछतावे से भरा था। सुबह होते ही उसने चुपचाप अपना बैग पैक किया, कपड़े भरे और ससुराल की ओर चल पड़ी। जब वह उस घर की देहरी पर पहुंची तो शांति जी ने उसे देखा। उसकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि एक माँ का प्यार था। विनीता ने बिना कुछ कहे रसोई संभाली, बच्चों को खाना खिलाया, शांति जी को दवा दी और घर के हर कोने को संवारा। वह चुप थी, मगर उसकी हर हरकत में एक नया संकल्प था। वह अब सिर्फ विनय की पत्नी नहीं, इस घर की बहू बनना चाहती थी। विनय जब रात को लौटा और विनीता को रसोई में पराठे बनाते देखा तो उसकी आंखें भर आई। ये वही विनीता थी जिसने इस घर को जेल कहा था, मगर आज उसकी आंखों में न तो अहंकार था, न बेपरवाही। वह चुपचाप बच्चों को हंसाकर खाना खिला रही थी, शांति जी से धीमे स्वर में बात कर रही थी। विनय ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। उसके मन में सवाल थे। विनीता ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक मुक्त माफी थी। उसने धीमे से कहा, विनय भैया, ठीक है ना? आप खाना खा लो, फिर अस्पताल चलते हैं। भैया भाभी के लिए खाना लेकर। विनय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और खाना खाने बैठ गया। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये बदलाव उस तलाक की धमकी का असर था या फिर कोई और कारण इसके पीछे। लेकिन अब उसे जवाब की तलाश नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसके घर में रिश्तों की वो महक थी जिसे सालों से वो महसूस करना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।